एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार, जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आज होने। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैप्स एंड कार्टून्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं। यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो इसका आंसर है आपका संविधान द्वारा प्रदान, यानी संविधान कुछ ऐसे अधिकारों को प्रदान करता है जो संरक्षित होते हैं उसके द्वारा। उन्हीं अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी एक व्यक्ति के नागरिक अधिकारों को अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा है। इस स्थिति में खतरे से सुरक्षा कौन प्रदान करता है। यानी मान लो सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। तो मान लो मेरी स्वतंत्रता है, अगर मेरे को कोई कुछ कहे तो मैं उस पर अटैक कर सकती हूँ, ये मेरी एक स्वतंत्रता है। तो इससे क्या होगा, आप दूसरे को उसकी स्वतंत्रता का दूसरे व्यक्ति को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए इसकी रक्षा कौन करता है, इसकी रक्षा करता है सरकार। यानी सरकार जो है इन सभी मसलों की जो है वो सुनवाई करता है कि किसमें क्या परेशानी होगी, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, इन सभी की देखरेख जो है वो सरकार करती है। नेक्स्ट है आपका, मोतीलाल नेहरू समिति क्या थी। इसमें आपको एक समिति के बारे में बताना है कि ये क्या थी, मोतीलाल नेहरू समिति। देखिए ये समिति 1928 में स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू द्वारा अंग्रेज़ों से भारतीयों के लिए अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की। यानी इस समिति में क्या हुआ था कि पहले क्या था, 1928 में आपको पता है कि ब्रिटिश इंडिया था ये, यानी कि आज़ाद भारत नहीं था। उस दौरान क्या था, भारत गुलाम था। तो उस दौरान मोतीलाल जो नेहरू समिति है उसने 1928 में नागरिकों के लिए यानी भारतीयों के लिए अधिकारों की मांग की और उसे ही मोतीलाल नेहरू समिति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य अधिकार किसे कहते हैं। यानी आपके सामान्य मतलब नॉर्मल अधिकार क्या होते हैं। तो वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं, यानी कानून उसके लिए बनाए जाते हैं और फिर उनको लागू कर दिया जाता है, उन्हीं को ही सामान्य अधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट आपका मौलिक यानी मूल अधिकार से आप क्या समझते हैं। मूल का मतलब यार होता है बेसिक। यहाँ पे ये जो मूल का मतलब है वो होता है बेसिक अधिकार जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, क्योंकि यह व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास में सहायता होते हैं। यानी कि मूल अधिकार वो होते हैं जो व्यक्ति के यानी नागरिकों के बौद्धिक विकास में, नैतिक और आध्यात्मिक विकास में सहायता दें, उसे ही मूल अधिकार कहा जाता है या मौलिक अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू किया गया। नेक्स्ट 1 मार्क का क्वेश्चन है आपका, दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार किन नागरिकों को मिले हैं। यानी सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पर जो अधिकार मिले हैं वो किसको मिले हैं सबसे ज़्यादा, तो वो मिले हैं दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को, जो मैंने आपको चैप्टर की जो वीडियो है उसमें डिटेल में बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, क्या मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार है। यानी पूरे अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं, यानी कि ये पूर्ण अधिकार नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों यानी कि आपातकाल में निलंबित भी किया जा सकता है। यानी ये जो अधिकार होता है हमारे मौलिक अधिकार, इनको आपातकाल के दौरान क्या कर सकते हैं, इन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि मान लो देश में आपातकाल लग गया तो उस दौरान क्या होता है, जो लोग होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनकी जैसे स्वतंत्रता को एक तरह से रोक दिया जाता है कि मान लो कहीं भी आ जा रहे हैं लेकिन उसे देश को खतरा हो रहा है तो उनके इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है। यानी उनके बारे में बताया गया, तो भाग 3 में ये संविधान के भाग 3 में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यानी आरक्षण क्या होता है, देखो बच्चा, आरक्षण का मतलब होता है रिजर्वेशन, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा SC ST के लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी जाती हैं। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण जैसी जो नीति है उसको समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं मानना चाहिए। मतलब अब हम क्या बोलेंगे कि जैसे कि
हमारे संविधान में बताया गया है कि सभी समान है, राष्ट्रपति, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, सब समान है। लेकिन फिर भी आरक्षण किया जाता है, यानी SC ST OBC इनको आरक्षण की सीटें इनके लिए बनाए जाते हैं कुछ, तो वो उसको समानता थोड़ी हुई है, समानता नहीं हुई, क्योंकि उन्हें जनरल से ज़्यादा जो है वो अधिकार दिए जाते हैं SC ST वालों को। तो इसमें जो एक अनुच्छेद है वो ये कहता है कि ये समानता का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये पहले पिछड़े हुए लोग थे, इनका विकास नहीं हुआ है और इनको हमारी बराबर यानी जनरल्स के बराबर लाने के लिए इनको आरक्षण दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 16 के 4 में कहा जाता है। नेक्स्ट आपका निवारक नज़रबंदी किसे कहते हैं, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में ज़्यादातर। तो निवारक नज़रबंदी क्या होती है, देखो किसी व्यक्ति को इस आकांक्षा के आधार पर गिरफ्तार करना कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। यानी कि एक तरह से आपको पहले ही पता चल जाए कि एक जो व्यक्ति है, ये जो नागरिक है, ये कुछ देर बाद या तो बैंक लूटने वाला है या किसी का मर्डर करने वाला है, तो उस बिना पर आशंका पर यानी शक के बिना पर उसको गिरफ्तार करना, उसे ही क्या बोलते हैं, निवारक नज़रबंदी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका परमादेश का क्या अर्थ है। परमादेश, इसका अर्थ क्या है, हम आदेश देते हैं निचली अदालत अथवा किसी व्यक्ति को अपना कर्तव्य करने के लिए मजबूर करना। यानी निचली अदालत जो है किसी व्यक्ति को क्या देती है, आदेश देती है कि आप अपना जो कर्तव्य है वो पूरा करें। इसी को ही परमादेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिकार परीक्षा से आप क्या समझते हैं। अब ये आपका वर्ड आ गया इसमें, अधिकार परीक्षा, इसे रिट भी कहते हैं कि इससे आपका क्या मतलब है। यह आदेश यानी रिट उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है जिसने गलत तौर पर पद हासिल कर लिया हो। यानी अधिकार परीक्षा का मतलब यह है कि उसके मान लो किसी ने कोई पद हासिल कर लिया, यानी वो टीचर बन गया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसने झूठी डिग्री बनाई, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसने झूठे बनाए हैं, नकली बनाए हैं और उसके बिना पर उसने वो पद हासिल किया। इसी को ही अधिकार परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्प्रेषण रिट क्या होती है। यानी अब आपको उत्प्रेषण रिट के बारे में इसका अर्थ बताना है। तो उत्प्रेषण रिट का अर्थ होता है हमें सूचना दी जाए, इसमें निचले अदालत को किसी विशेष मामलों का ब्यौरा उच्च या उच्चतर अदालत को देने का आदेश होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे होते हैं ना, हमारी अदालतें होती हैं, पहले सबसे छोटी, उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, तो यानी कि ये जो है वो इसको देगी अपना ब्यौरा, ये इसको देगी उच्च को, और ये उच्चतर यानी ये सर्वोच्च न्यायालय को देती है। यानी अपना ब्यौरा, कारोबार मतलब किस तरह से उसने काम किया, सबका ब्यौरा जो है वो अपने से ऊंची अदालत को दिया जाता है। इसी को ही उत्प्रेक्षण रिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान का हृदय और आत्मा किस अधिकार का को कहा जाता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही संविधान के आत्मा कहा जाता है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है कि अगर किसी भी नागरिकों के नागरिक या मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन होता है, जो उसके मेन अधिकार होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार, अगर उनमें से किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है, चाहे समानता का हो, स्वतंत्रता का हो, भाषण के विरुद्ध हो, किसी शोषण के विरुद्ध हो, किसी का भी अगर वो जो अधिकार का उल्लंघन हो, तो वो न्यायालय में अपील कर सकता है। इसी को ही हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। चलिए बात करते हैं हम 2 अंक के प्रश्नोत्तर के बारे में। इसमें कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है भारतीय संविधान में वर्णित 6 अधिकारों को मूल अधिकारों की संज्ञा क्यों दी गई है। यानी अधिकार तो हमारे बहुत सारे हैं, जैसे कि हमने नागरिक अधिकार भी पढ़े होंगे, कुछ कानूनी अधिकार होते हैं, कुछ नीति निर्देशक तत्व होते हैं, लेकिन सिर्फ 6 अधिकारों को ही क्यों मौलिक अधिकारों का नाम दिया गया, उन्हें क्यों मौलिक अधिकारों की कैटेगरी में रखा गया। तो ये अधिकार वर्षों से चले आ रहे हैं, सबसे पहले रीजन ये है, और इनके मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतीक है। इसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। यानी ये 6 अधिकार ऐसे अधिकार है जिनके बिना व्यक्ति का सर्वांगीण यानी पूरी तरह से उनका विकास नहीं हो। सर्वांगीण का मतलब होता है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी तरह से उसका विकास होना चाहिए। तो इसलिए इन्हों को ही मौलिक अधिकारों के कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकारों को किस परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है। यानी किस स्थिति में या कौन सी सिचुएशन में इन पर प्रतिबंध, निलंबित मतलब रोक या प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
तो इसका आंसर आपका मौलिक अधिकार विशेषकर अनुच्छेद 19 आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, यानी इमरजेंसी के दौरान जो है इन पर रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। और इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों के रूप में लिखकर, प्रेस द्वारा छपवाकर या तस्वीरों के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकता है। यानी व्यक्ति चाहे तो अपने किसी भी माध्यम से, चाहे वो तस्वीर से हो, लिख कर हो, बोल कर हो, सभा बनाकर हो, किसी भी माध्यम से लोगों तक अपने विचारों को वो पहुंचा सकता है। इसकी स्वतंत्रता उसको संविधान में दी गई है। यही भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है। नेक्स्ट है आपका बंधुआ मजदूर से आप क्या समझते हैं। इसका अर्थ है जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोगों द्वारा गरीबों से पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करवाना अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है। यानी इसमें क्या होता था, जो मालदार लोग होते थे यानी जमींदार, सूदखोर या और भी जो धनी वर्ग के लोग होते थे, वो क्या करते थे, गरीबों से अपनी क्या कराते थे, सेवा कराते थे। उन्हें एक तरह से दास की तरह रखा जाता था। ना उन्हें कोई सैलरी दी जाती थी, ना कोई छुट्टी दी जाती थी, मतलब अपने हिसाब से उनसे काम कराया जाता था। इसी को ही क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी कहते हैं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, यानी पहले बाप, फिर उसका बेटा, इस तरीके से जो है ये चलती रहती थी। लेकिन अब इसको अपराध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। इसका अर्थ होता है न्यायालय द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय जज के सामने उपस्थित करने या आदेश दिया जाना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। यानी मान लो कोई व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके बाद जज या न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति की उपस्थिति किसमें होनी चाहिए, कोर्ट में होनी चाहिए। इसी को ही बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन से 2 प्रावधान हैं। सबसे पहला प्रावधान है आर्टिकल 23 का, राज्य पर सकारात्मक जिम्मेदारी डालता है कि वह व्यक्तियों के व्यापार और बेगारी एवं बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाए। यानी एक तो व्यक्तियों का व्यापार न हो। व्यक्ति का व्यापार ये नहीं कि मतलब व्यक्ति व्यापार करने दूसरे देश न जाए, नहीं। क्या होता है कि पहले के टाइम में क्या होता था, लोगों का भी व्यापार किया जाता था, लोगों को बेचा खरीदा जाता था ताकि वो दूसरे देश जाकर उनका जो मालिक है उन पर उनका शोषण करें और उनकी बंधुआ मजदूरी को रोका जा सके। ये आर्टिकल 23 कहता है। ये उसका पहला प्रावधान है। दूसरा प्रावधान है आर्टिकल 14 के तहत। इसमें क्या है, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को खदानों, कारखानों एवं खतरनाक काम करवाने पर रोक लगाई जाए, यानी कि बाल श्रम पर रोक लगाई जाए। जो बच्चे 14 साल से कम के आयु के हैं उनसे आप ना तो खदानों, कारखानों किसी भी जगह कार्य नहीं करवा सकते। इसका भी ध्यान कौन देती है, सरकार देती है। तो ये ऐसे 2 प्रावधान हैं जो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत दिए गए हैं। सबसे पहला बंधुआ मजदूरी और व्यक्तियों के व्यापार को रोकना, और दूसरा है 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको कार्य करने से यानी बाल श्रम को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकारों के 2 महत्व बताइए, यानी मौलिक अधिकार जो है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है, यानी नागरिकों का अच्छे से विकास हो, सभी तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी तरह से उसका विकास हो। और दूसरा भारतीय लोकतंत्र का अधिकार ही मौलिक अधिकार है, यानी लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है। इससे ही भारत का जो लोकतंत्र है वो कायम हो पाया है। नेक्स्ट है कानूनी अधिकार कौन से होते हैं। आप देखो कुछ होते हैं आपके मौलिक अधिकार और कुछ होते हैं आपके कानूनी अधिकार। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कानूनी अधिकार क्या होते हैं। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें किसी देश के संविधान ने सूचीबद्ध कर रखा है तथा जिसे उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को सजा मिलती है। यानी कि किसी का मर्डर करना ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका कानूनी अधिकार है, जिसको करने से अगर आप इस क्राइम को कमिट करते हैं तो आपको इसकी सज़ा भी दी जाती है। या चोरी करना, तो अगर आपने चोरी की तो चोरी करने की सज़ा भी आपको कानून द्वारा दी जाती है। तो इसी को ही आपको कानूनी अधिकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत हैं, यानी क्या नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत हैं। नहीं,
नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है, इसके उल्लंघन पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। देखिए, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, ये चाहिए पर बल देते हैं, यानी हमें अपना राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, तो ये सिर्फ चाहिए, करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पुलिस थोड़ी ना पकड़ के ले जाएगी कि पुलिस पकड़ के ले गई और आपको सजा दी गई। तो ये ही नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। ये जो है आपका न्याय संगत नहीं होते और इनका उल्लंघन करने पर आपको कोई न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर लिखिए। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़रूर ही आता है। तो देखिए, सबसे पहला है इसमें सिर्फ 2 अंतर पूछे हैं तो आप 2 बताइए, वरना इसमें ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। तो सबसे पहला है, मौलिक अधिकार न्याय संगत है, नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है। यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये न्याय संगत है, आप न्यायालय में जाकर अपील कर सकते हैं, मगर नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन होने पर आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका, मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधाधिकारी है, जबकि नीति निर्देशक तत्व का स्वरूप सकारात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो 2 पॉइंट है आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।